नमस्कार। मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ नए विषय को लेकर। हम महावीर समता संदेश यूट्यूब चैनल चैनल से बोल रहे हैं और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज आपको सबको बधाई कि छात्रों ने का जो 40 दिन का अ, आंदोलन था और 21-23 दिन जो छात्रों ने भूख हड़ताल की थी, नेहा और मनीष और ऐसे सब लोगों ने, और 26 दिन तक वांगचुक साहब ने 25 दिन तक हड़ताल की थी। उन सब का परिणाम आज आया है कि धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। उनकी तीनों मांगे भी पूरी हो गई है छात्रों की, और सरकार और छात्रों की प्रतिनिधियों की जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो गई। अब शायद घोषणा भी कर दी है उन्होंने कि आज से ये अनशन या जो आंदोलन था वो समाप्त हो गया है। लेकिन इस आंदोलन के समाप्त होने के बाद भी बहुत सारे बड़े सवाल खड़े हुए हैं। एक सवाल तो ये है कि क्या शिक्षा में जो परिवर्तन होने चाहिए, व्यवस्था में जो परिवर्तन होने चाहिए, उसके ऊपर अब सरकार बातचीत करेगी या नहीं करेगी। एक बात। दूसरी बात यह है कि राहुल गांधी जो छात्रों की गूंज करके आंदोलन चला रहे थे, वो आंदोलन अब जारी रहेगा। वो अभियान उनके छात्रों की गूंज का चाहे जारी रहेगा या बंद हो जाएगा। और बाकी जो चीजें हैं वो कल संसद में बहस होगी, तब पता लगेगा सोमवार को। तो इन सब बातों पे हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं रामशरण जोशी जी। रामशरण जोशी को आप सब जानते हैं और बहुत ही चर्चित नाम है। तो सर, आपका बहुत बहुत नमस्कार। बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। और आपका आभार भी कि आप हमारे कहने पर आ जाते हैं और हमारे दर्शकों को जो नई बात होती है वो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन आप देते हैं। तो दो मैंने प्रश्न रखे हैं, अभी फिलहाल तो तीन हैं, समझ लीजिए दो तीन प्रश्न। उस पे आप बात करें, फिर अपन बीच में और कोई होगा तो मैं बात करूंगा। के दर्शकों और श्रोताओं को मेरी नमस्ते। मैं बहुत ताजा एक श्री राहुल गांधी ने एक ताजा टिप्पणी की है, जो आज जितना भी कुछ हुआ, और वो बहुत ही मार्के की टिप्पणी है। प्रतिपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी ने कहा कि हम श्री नरेंद्र मोदी के बारे में कुछ नहीं, वो श्री नरेंद्र मोदी अब अतीत हो चुके हैं और हम भविष्य की लड़ाई लड़ रहे हैं। और अतीत जो होता है वो भविष्य से नहीं लड़ सकता, हम भविष्य के साथ हैं। ये बहुत जबरदस्त मार्केट की टिप्पणी है, और इस बिल्कुल। टिप्पणी में राहुल गांधी का ही नहीं, बल्कि मैं ये कहूंगा संपूर्ण विपक्ष की हो सकता है इसमें रणनीति निहित हो, छुपी हुई हो। क्योंकि राहुल गांधी ने एक बात और कही कि धर्मेंद्र प्रधान एक सिंबल या एक प्रतीक थे किसके, भ्रष्टाचार के, शिक्षा की गिरती हुई स्थिति के, और यानी जो भी कुछ शिक्षा में अव्यवस्था फैली हुई उसके सिर्फ प्रतीक थे। असली सूत्रधार तो और कुछ है। उन्होंने ये कहा, एक बात बड़ी मार्के की है कि जो इस तरह से पुलिस ने हमारे छात्रों पर, जो आंदोलनकारियों पर जो कहर बरपाया, तो वो निश्चित रूप से किसी के कहने पे किया। क्योंकि जो सिपाही हैं, जो पुलिस वाले हैं, वो अपने आप तो कर नहीं सकते, इसके पीछे कोई न कोई होना चाहिए। यानी इसके आदेश किसने दिए, ये राहुल गांधी का कहना। राहुल गांधी ने सीधा नाम गृह मंत्री श्री अमित शाह कर लिया। यानी ये आप सभी जानते हैं कि दिल्ली की जो पुलिस है होम मिनिस्ट्री के अंडर में है, और इस समय जो गृह मंत्री हैं श्री अमित शाह हैं। अमित शाह के आदेश के बिना आंदोलनकारियों पर जो लाठियां बरपाई गई वो हो नहीं सकता था। जाहिर है इसकी जांच वाच तो होगी, और कुछ पुलिस अधिकारियों के तबादले भी हुए, वो एक अलग बात।
लेकिन राहुल गांधी ने एक तो उन्होंने श्री नरेंद्र मोदी यानी प्रधानमंत्री को अतीत बता दिया, यानी स्पष्ट हो गया कि श्री नरेंद्र मोदी की जो भावी भूमिका हो सकती उस पर एक उन्होंने सवालिया निशान लगा दिया, या कह दिया कि तुम्हारा अंत हो चुका है राजनीतिक दृष्टि। दूसरा, उन्होंने पुलिस का मसला उठा करके पुलिस के जो लाठीचार्ज वगैरह हुए, और उन्होंने एक दो ऐसे लोगों को भी सामने रखा जिस पर पहले वो चाहे छर्री की वो चली और उससे बेचारे पूरा शरीर और आंख वाख जख्मी हो गया। तो उसने अमित शाह जी का भी नाम लेकर के, इसका मतलब ये है कि अब विपक्ष के टारगेट पर, निशाने पर अमित शाह गृह मंत्री हैं, मैंने अगला उनके इस्तीफे की तैयारी चलेगी। मैं समझता हूँ जो 27 तारीख को यानी सोमवार को जो संसद शुरू होगी, तो मैं समझता हूँ कि इसका सीधा अमित शाह विपक्ष के निशाने पे होंगे, और वो जबरदस्त लिए, क्योंकि सब जानते हैं कि अमित शाह जो अपने आप को चाणक्य कहलवाना पसंद करते हैं, वो सभी तरीके की जो होती है जातियां, उसके सूत्रधार कहीं कहीं उन्हें माना जाता है, ऐसा विपक्ष का है। तो दो बात तो ये हो गई। तीसरी बात ये कि मैंने इनके 10-12 निष्कर्ष निकाले हैं, और इसके निष्कर्ष ये है कि इस आंदोलन ने, एक तो फ्रांस में जो 1968 में जो छात्रों का, विद्यार्थियों का, जवानों का, नौजवानों का जो आंदोलन हुआ था, उसकी याद ताजा करती, और जिसके सामने सत्ता झुकी। और ठीक इसी तरह से ये जो कॉकरोच जनता पार्टी के नेतृत्व में जो 1.5 महीने पहले जो आंदोलन शुरू हुआ, तो उसके सामने मोदी सत्ता जो अपने आप को अभेद्य मानती थी, अजय मानती थी, और वो मानती थी कि हम 12 साल में किसी के सामने नहीं झुके हैं। किसानों का एक मामला था, उसमें हमने काले कानून वापस लिए, लेकिन कुछ मांगे अभी तक उन्हें अधूरी है, नहीं मांगी गई, जैसे मिनिमम सपोर्ट प्राइस का, तक वो मामला रखा हुआ है। लेकिन दिल्ली में नौजवानों का जो आंदोलन जंतर मंतर पर चला, और सोनम वांगचुक ने अनशन भी किया, उसके सामने किसी भी मंत्री का, उनके कैबिनेट मंत्री का इस्तीफा होना बहुत बड़ी बात। यहां मैं ये याद दिला दूं कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कुछ समय पहले कि हमारे यहाँ किसी का त्याग पत्र देने की परंपरा नहीं है। वो तो यूपीए यानी कांग्रेस की नेतृत्व वाली सरकार में थी, जो 2004 से 2014 तक करी। हमारे यहाँ कोई नहीं, आपके हमारे क्या यहाँ कोई, उंगली पे गिरेगी अब हाँ, अब आगे। वो आएगा। अब तो कहने का मतलब ये कि अब जो इस्तीफा दिया है, इससे ये तो लग गया कि जो इसका मोदी और प्लस अमित शाह का की जो दुर्ग है, सत्ता दुर्ग, वो उसमें सेंध लग चुकी है, उसकी कमजोरियां सामने आ चुकी हैं, और वो ये हो चुका है कि ये अजय नहीं है ये। और इसके साथ ही एक जो 12 साल का जो भय था कि आतंक का, हर किसी को अगर मान लो सरकार का विरोध कर रहे हैं, मोदी का विरोध कर रहे हैं, तो उसको राष्ट्रद्रोही बता देना, अर्बन नक्सल कह देना, आतंकवादी कह देना, पाकिस्तान परस्त कह देना, यानी तमाम तरीके के उनको हिकारत की नजर से देखना, टुकड़े टुकड़े गेंद कह देना। पूर्व जेएनयू को तो टुकड़े टुकड़े गेंद कह के आज उनको बिल्कुल ही खत्म कर दिया। वही जमाने में दुनिया में एक अच्छा विश्वविद्यालय होता था, आज उसका कोई नाम लेने वाला नहीं है, और उसको टुकड़े टुकड़े कह के बदनाम किया। लेकिन अब जो है, अब किसी की हिम्मत नहीं होगी इनमें से, यानी अमित शाह ने बार बार हर एक को अर्बन नक्सल कहा, मोदी ने राष्ट्रद्रोही, और या उनके जो 2-4 भी जो उनके प्यादे हैं उन्होंने भी यही कहा। लेकिन अब ये किसी के नहीं हो। चौथा पॉइंट जो मैं बहुत महत्वपूर्ण मानता हूँ, सबसे महत्वपूर्ण, कि 12 सालों में इन्होंने भारतीय समाज को जबरदस्त ढंग से पोलराइज किया, ध्रुवीकरण उसका कर दिया, हिंदू मुसलमान का झगड़ा खड़ा करके सांप्रदायिककरण उसका किया गया। लेकिन इस आंदोलन ने
वो सबको खत्म कर दिया, यानी कह सकते हैं कि डीपोलराइज और डीकम्युनलाइज किया। यानी आज इसमें कभी कहीं हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई किसी का मामला नहीं उठा, और सब लोगों ने इसमें अपने खुद के मन से हर्ष भाग लिया। और पांचवा पॉइंट कि सबसे बड़ी बात यह कि इसमें ऐसे ऐसे लोग आए कि जो छात्र तो थे, उनके माता पिताओं ने भी भाग लिया, उनके अभिभावक लोगों ने भी समान रूप से भाग लिया, वो उनके संरक्षण में आए, क्योंकि हम अपने बच्चे के भविष्य को सुरक्षित रखना चाहते हैं। और इसके बाद सबसे जो महत्वपूर्ण जो मुद्दा है पॉइंट है वो ये कि अब जो है शिक्षा के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकेगा। यानी मोदी राज में जो शिक्षा का जीडीपी जो बजट हुआ करता था 6-6.5%, उसको 4.5 किया, और अब 2-2.5% ही रह गया है। यानी उसमें शिक्षा के बजट को, क्योंकि इन्होंने सब काम निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन, वो तेजी से कर दिया, तो उस पर अब रोक लगेगी, क्योंकि नई ढंग से इस पर चर्चा होगी। आप जानते ही हैं कि पिछले सालों में 1,10,000 सरकारी स्कूल बंद हुए, जिसमें गरीबों के छात्र पढ़ते थे। तो अब मुद्दा जो नया जो होगा अगले 2-3 दिन के अंदर, हालांकि सरकार ने इनकी सारी मांगे मान ली हैं, और 20-22 लोग छात्र जिन्होंने आत्महत्या कर ली थी, क्योंकि पेपर लीक होने के कारण उनका भविष्य चौपट हो गया था, उनका मनोबल इतना गिर गया था, तो उन पर प्रत्येक को 1-1 करोड़ रुपए देने की मांग की गई है। तो उस पर भी ये कहा कि हाँ, मांग सहमति इस पर हो गई है। और इसको परीक्षा की जो व्यवस्था है, एग्जामिनेशन टेस्टिंग जो एजेंसी है, उसको फिर नई ढंग से उस पर सोचा जाएगा। तो कहने का मतलब बाई एंड लार्ज तो सरकार झुकी है, जमकर के झुकी है, घुटने पर आई है, क्योंकि अपने आप को मोदी जी और अमित शाह इतने अहंकार की शिखर पर थे कि हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि हमने SIR के माध्यम से, आपके वोट चोरी के माध्यम से, ईवीएम चोरी के माध्यम से, सांसदों और विधायकों की चोरी के माध्यम से हमने अपने सत्ता दुर को इतना सुरक्षित कर लिया है। लेकिन वो भूल गए कि जब जनता जगती है तो आपकी कितनी भी सुरक्षा व्यवस्था हो, कितने भी आपने परकोटे बनाए हो अपने सुरक्षा, अपने इर्द गिर्द, वो सब ढहते जाते हैं। इतिहास में ऐसा होता है। तो मैं ये समझता हूं इस आंदोलन ने ये एक इतना है कि अब इसकी दीर्घ जीवन पर एक सवालिया निशान तो खड़ा कर दिया है। और इसीलिए नरेंद्र मोदी को जब अतीत कहा है, तो इसका मतलब काफी सोच साच करके कहा है। लेकिन लड़ाई केवल इस्तीफे तक नहीं रहनी चाहिए, मैं शुरू से इस मत कर रहा हूं, क्योंकि इस्तीफा तो एक चीज है, मामूली चीज है एक तरह से। असली बात है, क्योंकि शिक्षा संपूर्ण व्यवस्था का एक आयाम है, एक हिस्सा। वो व्यवस्था कैसी हो, उस पर विस्तार से चर्चा की जरूरत है। इसलिए मैंने पहले भी कहा कि एक रोड मैप तैयार किया जाना चाहिए। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों चाहे तो मिलकर के करें, या ये आपके काकरोच जनता पार्टी के जो 2-3 कन्वीनर हैं वो मिलकर के, और विपक्ष को मिलकर के रोड मैप और नई रणनीति तैयार करें। क्योंकि अब सबसे ज्यादा जिम्मेदारी विपक्ष की है, क्योंकि विपक्ष ने अब इसमें हस्तक्षेप किया है। कांग्रेस ने किया, समाजवादी पार्टी के अखिलेश ने किया, अब आप पार्टी ने भी किया, तो और सब लोगों ने किया। तो अब सब मिलकर के और दलगत राजनीति से, दलगत राजनीतिक हित स्वार्थों से ऊपर उठ करके एक ऐसे परामर्श कमेटी या एक्शन कमेटी बनाएं कि जिसमें एक बहुआयामी शिक्षा पर विस्तार, क्योंकि आप जानते हैं कि जितने भी शैक्षणिक संस्थाएं हैं, चाहे वो विश्वविद्यालय हो, कॉलेजेस हो और दूसरी जगह हो, वो उसका जबरदस्त संघीकरण किया जा चुका है, जबरदस्त 12 सालों में हो गया है। और पाठ्यक्रम में, NCERT के पाठ्यक्रम में इतिहास का पुनर्लेखन, यानी
इतना यानी इतिहास के साथ उन्होंने खिलवाड़ किया। इतिहास कैसे लिखा जाता है, इतिहास लेखन की एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। खाली शिवाजी नाम और आपने महाराणा प्रताप का नाम और मतलब श्रवण युग ऐसा करने से खाली इतिहास नहीं लिखा जाता। इतिहास लिखने के लिए आपको कई चीजों को रिलेट करना पड़ता है, कई तथ्यों को देखना पड़ता है। तो इन्होंने शिक्षा इतिहास का इतना कबाड़ा कर दिया। अरे भाई, इनसे इनको दरअसल एक अपराध बोध, हिम्मत जी को अपराध बोध सता रहा है। वो अपराध बोध ये है कि स्वतंत्रता आंदोलन इन्होंने में भाग नहीं लिया। आजादी के आंदोलन में एक जन से लाठी भी नहीं खाई, एक दिन के लिए भी कोई जेल नहीं गया। तो अब ये कि अब चाहते हैं कि हिंदुस्तान की सत्ता उनकी मुट्ठी में रहे, इसलिए वो दिखाना चाहते हैं कि हम असली, इसलिए नारा लगाया था कि हमारे याद करिए मोहन भागवत जी ने कहा कि 2014 में अब असली आजादी आई। उसके बाद वो कौन है वो फिल्म अभिनेत्री, उसने भी कहा कि अब तक तो आजादी अंग्रेजों के यहाँ गिरवी रखी थी 91 साल की, असली आजादी अब मिली है। तो ऐसे मूर्खतापूर्ण लोगों को ये अपने याद रखना है। एक इनका वो है कौन है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, उसने कहा कि अब ब्रह्मोस बन गया है, वो हर आतंकवादी को हर कमरे में ब्रह्मोस मारे है, यानी वो कहीं भी खाट पे सो रहा होगा किसी भी प्लेट पर ब्रह्मोस मार लगेगा। मतलब और डिप्टी चीफ मिनिस्टर है वो एक भाजपा शासित राज्य का, उत्तर प्रदेश का। अरे आप समझिए ब्रह्मोस अब इस काम में लगेगा। उधर हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि वो अब तो हमारे रडार हैं जो बादलों को मैं भी देखा सिखा रही है, कई इस तरह के। लेकिन इसलिए क्योंकि आप स्वयं को पढ़ हैं, आप चाहते हैं कि संपूर्ण भारत की शिक्षा जो है वो ऐसी ही बनी रहे। तो इन तमाम चीज मैं समझता हूँ अब समय आ गया है कि दलगत हितों से ऊपर उठ करके राष्ट्रीय हित को केंद्र में रख करके एक अच्छी परामर्श दात्री समिति या एक्शन ओरिएंटेड समिति बनाएं और उसमें विस्तार से चर्चा करें। जैसे कि एक बार हम लोगों सब अनिल सर गोपाल जैसे शिक्षा शास्त्रियों ने मांग की थी, कृष्ण कुमार वगैरह ने, कि कॉमन स्कूल सिस्टम होना चाहिए ताकि गरीबों के बच्चे 10वीं 11वीं तक फ्री और कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। अमेरिका जैसे पूंजीवादी देश के अंदर 11वीं 12वीं तक और राष्ट्रपति का बच्चा और मामूली घर का बच्चा एक साथ समान शिक्षा लेते और निःशुल्क लेते हैं। यही स्थिति कनाडा में, तो क्या हम यहाँ नहीं कर सकते? जबकि हम तो अभी विकासशील हैं, विकसित पूंजीवादी देश में नहीं उस डंके के नेपाल ने जो लागू हम कर दिया अभी। हैं। नेपाल ने क्या जी? लागू कर दिया अभी। नेपाल, बताइए, नेपाल जैसे छोटे से देश ने जो हमारा वहां लागू कर दिया, तो क्या हम लागू नहीं कर सकते? भाई जब आप क्या चाहते हैं कि हिंदुस्तान के 51 करोड़ लोग सरकारी खैरात पर जिंदा रहें, उनके बच्चे छोटे मोटे काम करते रहें, क्या पकौड़ियां चलते रहें, ऐसा। इसलिए शिक्षा को अब सही समय आ गया है कि अगले 3-4 दिन के अंदर एक एक्शन ओरिएंटेड रोड मैप तैयार करना चाहिए, जारी किया जाना चाहिए और शिक्षा को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। मैं तो इस मत का हूं। बोलिए। सर मैं आपसे हिम्मत जी। वही सुबह जो मैंने आपसे मतलब मैंने जो आपसे बात करना चाहता था, एक तो पीयूष गोयल का जो बयान आया है कि जी, 3-4 कॉकरोच को क्यों लटका दो उल, तो उल्टा लटका दो। सबको पता लग जाएगा कि हमारी ताकत क्या है। और दूसरा ये कि इंद्रजीत वो इंद्रेश कुमार ने जो बयान दिया था, मतलब आरएसएस वाले तो पता नहीं क्या इनको हो गया है कि हर चीज में टांग अड़ाना कोई जरूरी है इनका, ये मेरे ये समझ में नहीं आता। जब ये कहते हैं कि हम तो सांस्कृतिक संगठन है, राजनीति से हमारा कोई लेना देना नहीं है, तो फिर ये राजनीतिक इन बातों पर बार बार अपना बयान क्यों देते हैं? तो और मैं जो अभी मुख्य बात है, जो प्रयास खड़गे ने जो मामला उठाया है, उस पे सब चुप है। उस पे कोई नहीं बोल रहा है कि रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं है आरएसएस का, उसके ऊपर कोई बात नहीं करते। ये इन बातों पे जरूर बात करते हैं कि विदेशी हाथ है और देखिए, अब हिम्मत जी, आप सबसे पहले पीयूष गोयल साहब की बात लेते हैं। पीयूष गोयल साहब
कैबिनेट मंत्री हैं, वाणिज्य मंत्री हैं, और वाशिंगटन और दिल्ली के बीच एक शटल कॉक की तरह घूमते रहते हैं। उनके पास शक्ति संपन्न है, सब कुछ है उनके पास। तो आप वो उल्टा लटकाते हैं, कौन उन्हें रोकता है? कौन उन्हें रोकता है? जो 4-5 कॉकरोच हैं, जिनको भी वो समझते हैं ये कॉकरोच हैं, तो उनको उल्टा लटका दे, फांसी दे दे, क्या कौन को रोक सकता है? भाई जिस तरह से हमारे अमित शाह जी ने कहा था कि मैं माओवादियों को 2026 तक खत्म कर दूंगा, सफाया कर दूंगा, उन्होंने कर दिया। पुलिस बस्तर में कई जगह सेना लगा करके, मिलिट्री पुलिस लगा करके, और आप उल्टा लटकाते हैं, कौन रोकते हैं? दरअसल ये पीयूष जी की ने जो कहा है कि उल्टा तो क्या लटका सकते हैं कॉकरोच को, तो अगर ऐसा होता, तो अगर इतना ही होता तो प्रधान का इस्तीफा नहीं होता। प्रधान का इस्तीफा इस बात का प्रतीक है, या ये दिखलाता है कि अब सरकार में नैतिक बल की कमी आ गई, तेजी से उसके नैतिक बल के का अवसान शुरू हो गया, पतन शुरू हो गया। तो उसको लटका करके वो एक जुमला फेंका उन्होंने, ये दिखाने के लिए कि मैं भी कुछ हूं, और ऐसा नहीं है तो भेजे किसी को भी और लटका दें, पकड़ लें उनको, जितने भी कन्वीनर थे स्टेज पर बैठे थे, लटका के दिखाएं तो हम भी देख लेंगे। अच्छा है, उनको जनता उनकी मर्दानगी भी भारत पर देख लेगी, अच्छी बात है, बुरी बात क्या है? लेकिन ऐसा वो नहीं कर सकते, वो जानते हैं कि ऐसा किया तो वो भी, यानी ये कह सकते हैं, अपने मंत्रालय से या अपने पद से हाथ धो डालेंगे। दूसरी बात, तीसरी बात, जो संघ वाला कहते हैं कि इसमें विदेशी हाथ है, हो सकता है उनके पास की खबर हो। तो मैं तो उनका नाम कौन सा है, इंद्रेश जी है ना, वही वही नेता है ना संघ के, इंद्रेश, हाँ हाँ। इंद्रेश है। तो इंद्रेश जी से मेरे तो एक बहुत विनम्र सुझाव है कि भाई उनके पास सीबीआई भी है, मिलिट्री इंटेलिजेंस है, रॉ है, क्या नहीं है? तो पता लगा लें कि भाई 12 साल में कितनी विदेशी शक्तियां ने घुसपैठ की है, कहाँ कहाँ की है, किन किन लोगों के साथ की है, कौन कौन से आंदोलन सक्रिय रही है, उनको चिन्हित करके, उनको आइडेंटिफाई करके कार्रवाई करें। उनको रोक कौन सकता है? खाली बोलने से और जुमले उछालने से तो काम नहीं चलेगा। हाँ, अगर वो सत्ता से बाहर होते तब तो बात समझ में आती, लेकिन अब वो सत्ताधीश है। तीसरी बात, आप देखिए, मैंने संघ परिवार को, यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को नॉन पॉलिटिकल नहीं माना। अगर ऐसा ही होता नॉन पॉलिटिकल और विशुद्ध रूप से सांस्कृतिक संगठन होता, तो फिर सब उन संघ के जो प्रचारक हैं, नेता लोग हैं, वो बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी नहीं बनते। सीधी सी बात, क्या श्री नरेंद्र मोदी संघ के प्रचारक नहीं रहे? संघ के पदाधिकारी नहीं रहे? क्या अमित शाह नहीं रहे? नहीं, वो संतोष गंगवाल, अच्छा ये तो सभी है ना, राजनाथ सिंह और सब तो। तो अगर मान लीजिए आप केवल सांस्कृतिक काम कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, शिक्षा काम जो भी कर रहे हैं, तो फिर आप राजनीति में हस्तक्षेप क्यों देते हैं? बल्कि अब ये विदेश नीति कैसी होनी चाहिए, पाकिस्तान, वो हमारे मोहन भागवत जी ने पिछली बार बयान दिया कि पाकिस्तान से भी बात करने में कोई हर्ज नहीं है। अरे भाई, आप कौन होते हैं? जब आप अपने आप को सांस्कृतिक संगठन मानते हैं, तो फिर ये चाहते हैं कि विदेश मंत्रालय पाकिस्तान से बात करे, तो फिर विदेश मंत्री और प्रधानमंत्री क्या करेंगे? तो इसका मतलब ये, आप चाहते हैं कि सरकार की या पॉलिटिक्स की रिमोट कंट्रोल वो आपकी मुट्ठियों में रहे। ये तो इसलिए मैंने संघ को उसके जन्म से लेकर आज तक मैं उसको गैर राजनीतिक नहीं मानता। वो कितना भी अपने आप को कैसा रहे, कैसे रहे, वो समय समय पर एक गिरगिट की तरह वो अपने बदलते रहते हैं, लेकिन वो नहीं सोचते कि भारत को क्या हिंदू राष्ट्र बनाने से उसकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। वो है? चाहते ही नहीं है हिंदू राष्ट्र, तो नाम रखा है उन्होंने खाली। नहीं, मैं मेरा यहाँ पे एक ही बात कह के खत्म करता हूँ। एक जमाना था 18वीं 19वीं सदी में
जब धर्म या मजहब वो राष्ट्रों के निर्माण का एक एक मजबूत इंपॉर्टेंट फैक्टर हुआ करता था, लेकिन 20वीं सदी और 21वीं सदी में ये फैक्टर अब नहीं रहा। अगर ऐसा होता तो पाकिस्तान, जो कि इस्लाम के नाम पे बना था, उसके टुकड़े क्या होते? पहली बात वो तो, क्योंकि दोनों तरफ सुन्नी है, बांग्लादेश में भी सुन्नी समुदाय और आपके पाकिस्तान में भी सुन्नी समुदाय है। दूसरी बात, ईरान और भाषा, इराक भाषा बंगाल में बंगाली भाषा है। मैं धर्म की बात कर, मैं तो अभी धर्म के बारे में कर रहा हूँ। ईरान और इराक दोनों शिया समुदाय हैं। 8 साल तक लड़े, जिसमें 10 लाख लोग ईरानी मारे गए। मैंने तो तेहरान में उनका वार संग्रहालय देखा है। मारे गए, जबकि दोनों जगह शिया हैं। माने इराक में भी शिया समुदाय है, ईरान में भी शिया समुदाय। तीसरी बात, पाकिस्तान आज बलूचिस्तान से क्यों लड़ रहा है? वहां लड़ाई चल रही है। इसी तरह से तालिबान के साथ अफगानिस्तान में, तालिबान वही सुन्नी है अफगानिस्तान के साथ लड़ाई चल और रही है। अफगानिस्तान में सुन्नी सुन्नी समुदाय संप्रदाय ज्यादा मजबूत है, और पाकिस्तान में भी सुन्नी समुदाय है, तो समुदाय है कहने का। और यही बलूचिस्तान में है, और यही पीओके में उनका जो है, पीओके मुजफ्फराबाद वगैरह में। तो वहां पर पाकिस्तानी सेना को कैसे लड़ना पड़ रहा है? अगर धर्म ही सब कुछ है तो इसका मतलब ये धर्म से इतर दूसरे फैक्टर हैं जिनसे समाज बनता है, देश बनता है, राष्ट्र बनता है। जिसमें भाषा आती है, संस्कृति आती है, क्षेत्रीय विभिन्नताएं आती हैं, अलग अलग राज्य की, हर प्रदेश की, हर समुदाय की सेंसिबिलिटीज अलग होती है। नॉर्थ ईस्ट की समस्या अलग है, और उधर चेन्नई और केरल की समस्याएं अलग हैं। तो इन दोनों के तरह की सेंसिबिलिटीज है। क्या बात है कि मणिपुर में आज तक इतने साल हो गए लड़ाई चल रही है, वो क्यों नहीं मोदी जी और होम मिनिस्टर आज तक कुछ क्यों नहीं उसका स्थायी समाधान ढूंढ पाए? चलिए मैं पूछना चाहता हूँ, कोई नागालैंड और मणिपुर, उधर एजाल यानी मिजोरम, सॉरी मिजोरम, तो तीनों में जो आदिवासी, कई तरह के आदिवासी हैं, उनमें एक क्यों नहीं है? अरे इनको बारीकी से समझने की जरूरत है। ये खाली एक ये कह दिया कि जय श्री राम, वो उससे उससे हल हो जाएगा? वो हल हो सकता है कि उत्तर प्रदेश में जो हिंदी भाषी राज्य हैं, यहाँ जिनके बल पर आप राज करना चाहते हैं, लेकिन संपूर्ण भारत में नहीं हो सकता। श्री मोहन भागवत जी को मेरी तो विनम्रता के साथ कि अब दिमाग खोलें, दिमाग की खिड़कियों को खोलें, कंपनी का काम नहीं चलेगा। अभी ऐसे अभी उन्होंने कहा था कि डिक्टेट नहीं, हमको से बात करनी चाहिए। तो डिक्टेट कौन कर रहा है? अभी तो लोग डिक्टेट करते हैं, आपकी सरकार डिक्टेट करती है। किसको कहना चाहते हैं? क्या मोदी जी को साफ साफ कहिए कि आप आदेश मत दीजिए, बात करिए उससे। पहले तो मणिपुर जो इतने साल से जल रहा है, रोजाना हिंसा हो रही है, नहीं, ये तो चाहते ही नहीं क्यों है नहीं मणिपुर को कर तो। सकते? मणिपुर, हैं? मणिपुर सॉल्व करना चाहते ही नहीं है ये। नहीं ये चाहते नहीं, ये मणिपुर में जो इन्होंने सांप्रदायिकता फैलाई है, और जिस तरह बिल्कुल से सांप्रदायिक दंगे करवाए हैं वहां पे, वो उसको जारी रखना चाहते हैं, वो उसको बंद नहीं करना चाहते हैं। नहीं तो और फिर लोग उससे जो लोग क्या वहां मिलेगा? हैं, क्या मिलेगा? नहीं क्या देश मिलेगा, और तो कमजोर होगा इनको तो ना। इनको तो एक, जैसे कश्मीर इन्होंने सेट कर रखा है, उसी तरह से मणिपुर इन्होंने सेट कर लिया है कि यहाँ ईसाई और हिंदुओं के झगड़ा है, कश्मीर में नहीं मुसलमानों और हिंदुओं का झगड़ा है। और अब आपको मैं बता रहा हूं कि ये उड़ीसा में भी यही कोशिश कर रहे हैं। तो नहीं ये वहां तो बहुत, नहीं चाहते क्या है भाई, हिम्मत जी? वहां तो उनकी सरकार है। और ये क्या वहां पे किसके खिलाफ करेंगे? अगर मुसलमान और हिंदू के खिलाफ करेंगे तो उनकी नहीं, वो सरकार ही चाहते हैं कि बदनाम लोग होगी। शरणार्थी बनकर रहें, हम उनको खाना खिलाते रहें और वो हमारी गीत गाते रहें, हमको वोट देते रहे, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहते हैं। उन्होंने तो मुसलमानों को में एक भावना पैदा हो गई है कि भाई हम दोयम दर्जे के नागरिक हैं, हाँ, यानी सेकंड क्लास सिटीजन के। ये उनके उपचेतना में बात पैदा, और यही वो चाहते हैं। इससे तो फिर अगर शरीर का एक बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा अगर सड़ने लगेगा, तो
तो आखिर में शरीर, और हो पूरा सकता शरीर है कि अगर यातना ये भोगेगी। ये मूवमेंट अगर नहीं होता और अगर इससे रोक नहीं लगेगी, तो हो सकता है कि ये उस पूरे सेक्ट को जो है ना, वोट से भी तोड़ दें, काट दें उसको। नहीं तो नहीं, नहीं बंगाल में आप देखिए, यही है। 91 लाख, नहीं 91 लाख पहले अलग किए गए फिर इसके बाद करीब 70 लाख अलग, जो इनका मामला अभी तक त्रिशंकु बना हुआ है। कंक्लूड कर दें थोड़ा। 22 लाख ये है, कंक्लूड बाईस कर दें। लाख के करीब। हाँ, तो मेरे ये अंत में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि हमको सावधान रहना पड़ेगा। हो सकता है कि ये फिर से पोलराइज करने की कोशिश करें, कम्युनलाइज करने की कोशिश करें, हिंदू मुसलमान के नरेटिव को नई ढंग से लॉन्च करने की कोशिश करें, क्योंकि चुप बैठेंगे ऐसा मैं मान के नहीं चलता। ठीक है, अभी थोड़ी हार हो गई, इसका मतलब ये नहीं कि वो खामोश बैठेंगे। इसलिए जो एक अच्छी उपलब्धियां हुई हैं उसको बनाए रखने की जिम्मेदारी विपक्ष की भी है, हमारे उन लोगों की भी है जो उदारवादी हैं, संविधानवादी हैं और धर्मनिरपेक्षवादी हैं। जी। हम समझते हैं कि गंभीर विषयों पर अब विपक्ष और ज्यादा गंभीर होगा, और जो जी। निजीकरण और ये जो उदारवाद की जो खेती हो रही है, उसको रोका जाएगा, और कोशिश की जाएगी कि सबको शिक्षा एक तरह की मिले और सबको अवसर मिले। ये जहां तक धर्म का मामला है, तो यूपी के जो चीफ मिनिस्टर हैं, योगी जी, वो तो हर मीटिंग में यही बात करते हैं, राम मंदिर बन गया, अब मथुरा में कृष्ण मंदिर बनना चाहिए कि नहीं चाहिए। ये जो बातें कर रहे हैं, इसके पे भी रोक लगनी चाहिए, और संविधान ये इजाजत नहीं देता है, और सुप्रीम कोर्ट को इसके ऊपर सतत संज्ञान लेकर के इसको बंद करना चाहिए, जबकि सुप्रीम कोर्ट तो खुद ही इस तरह की बातों में उलझा हुआ है। खैर, अब इसको हम यहाँ फिनिश करते हैं, बाकी बात हम कभी और एक दो दिन में इसमें फिर। यह है कि चढ़ावा चोरी तो रोक लें अयोध्या में। उसमें तो सारे जो बड़े चोर थे उन सबको बचा लिए, और 8 जो कर्मचारी, छोटे लेवल के कर्मचारी थे, ड्राइवर और इस तरह के, उनके ऊपर इन्होंने एफआईआर कर फिर दी भी और फिर उनको भी जेल हमें भेज दिया। फिर भी हमें आशावादी रहना चाहिए। उम्मीद है कि शिक्षा में बुनियादी चलो। सुधार आए। हाँ, यही मैं कह रहा था कि अब शिक्षा में बुनियादी सुधार आने की संभावना बन रही है। आपका बहुत बहुत आभार, और आप सभी का भी बहुत बहुत आभार कि आपने हमारे इस YouTube चैनल पर इस प्रोग्राम को देखा। और आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा, हमारे को कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आपने अभी तक भी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के साथ।